गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 8 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और सबसे पहले शुरुआत में हमारा फर्स्ट आर्टिकल है जो कि रेलिवेंस रखता है हमारे मेंस के सिलेबस से। क्यों रेलिवेंस रखता है? क्योंकि पंचायती राज के ऊपर ये आर्टिकल आया है जम्मू कश्मीर की हालत को बयान करते हुए। और ऐसे ही सवाल हमें 2012 में दिखाई देते हैं, फिर 2015 में मेंस के अंदर पूछता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पहले ग्राम सभा के जो पंचायती राज का सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है कि उसका रोल क्या है। दूसरा ये पूछते हैं कि इन जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है PRI जो है ये डिसेंट्रलाइज करने में एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रोथ में कितना भूमिका निभा रहे हैं। तो ये भी क्योंकि अभी ये मुद्दे में है तो हो सकता है सवाल उठ सकता है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्या बात की जा रही है। और इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए थोड़ा ईजी बनाना पड़ेगा, राइट। तो ईजी बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए माइंड मैप लेके आती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से हम पॉइंट टू पॉइंट आंसर के फॉर्मेट में इसको समझ सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर बोला क्या गया है। जम्मू एंड कश्मीर टू हैव नो लोकल बॉडी मेंबर्स फ्रॉम टुमारो। जो जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन है वो बहुत टाइम से, लगभग यहाँ पर 2018 का वो टाइम था जब से क्या हुआ, यहाँ पर जनवरी यहाँ पर इलेक्शन हुए थे। उसके बाद जनवरी 10 2022 को जम्मू एंड कश्मीर की पूरी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको ख़त्म कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या लेके आए गए थे, न्यू रूल लेके आया गया था जम्मू एंड कश्मीर एक्ट का, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर को अब यहाँ पर क्या बना दिया जाता है, UT बना दिया जाता है। पहले क्या थी, ये स्टेट थी। और यूनियन टेरिटरीज में हमें पता है कि प्रेसिडेंट का डायरेक्टली एक तरीके से रूल होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू यहाँ पर रूल किया जाता है। वहाँ पर एक दो ऐसी कौन सी यहाँ पर यूनियन एंड टेरिटरी है जिनमें अभी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। देखिए भारत में सिर्फ 2 ऐसी यूटीज हैं और उसका आप जवाब मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन सी ऐसी यूटीज है जिसमें दोनों के दोनों यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली हमें दिखाई देती है फिलहाल में। तो आप देख के भी उसको बता सकते हो कहीं से, सो दैट आपको बाद में याद रहेगा, खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे बात क्या की जा रही है। पर ये आर्टिकल हमें समझा रहा है कि किस प्रकार से जो अभी के टाइम पे लगभग 30,000 ऐसे लोकल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनकी जो इलेक्शन हुए थे लास्ट 2018 के अंदर, अब उनका टेन्योर खत्म होने वाला है। तो टेन्योर खत्म हो जाने के बाद उनके लिए कोई नई डेट यहाँ पर नहीं लाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आपका ठीक है यहाँ पर इलेक्शन दोबारा होंगे। कोई भी ऐसी डेट अभी तक नहीं बताई गई है। तो ये एक काफ़ी समस्याजनक यहाँ पर लग रहा है जब बात हो रही है कि यूनियन गवर्नमेंट ऐसा कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है, इसीलिए इसको क्लियरिटी रखा गया है। फिर हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन क्यों है लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन के अंदर, क्योंकि कोई क्लियरिटी नहीं है नेक्स्ट इलेक्शन कब होने वाला है। मैंने आपको बताया ना कि आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे प्रेजेंटली तो लगभग 12,776 सीट्स ऐसी हैं लोकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो वैकेंट है, यानी कि खाली पड़ी हुई हैं, जिनको भरा नहीं गया है। और अगर हम आज के टाइम पर रिप्रेजेंटेटिव्स को देखें तो लगभग यहाँ पर 27,281 ऐसे लोग हैं जो कि पंच हैं या फिर सरपंच हैं। और ये जो पंच एंड सरपंच है इनका टेन्योर अब खत्म हो जाएगा कल, और इसके बाद इनको कुछ नहीं पता कि अब आने वाला जो इलेक्शन होगा वो कब होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिपेंडेंस बहुत है। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंस है, क्योंकि सीनियर जो यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बोला है कि इलेक्शंस सब्सिक्वेंट है। कभी भी जो कंप्लीशन होगा डिलिमिटेशन एक्सरसाइज का, जब यहाँ पर बात हो रही है कि ठीक है हमारी जो लिमिट है एक्सरसाइज जो चल रही है, जब वो एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी तो उसी के बाद यहाँ पर इलेक्शंस हो सकते हैं। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बताया था, नॉट फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बल्कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, कि वो 2024 के अंदर यहाँ पर इलेक्शन जल्दी करवा देंगे। तो ऐसा किसका बोलना था, यूनियन गवर्नमेंट का जवाब दिया गया था। फिर हम चलते हैं कि रिस्क क्या है पंचायत के फंड्स पे, तो इसको कुछ रिस्क होगा ना, अभी इलेक्शन नहीं होंगे तो अब डेवलपमेंट कैसे होगा। तो 10 जनवरी से ये शुरू होने वाला है जो कि होगा, तो डिस्पेंशन किया जाएगा 25 लाख रुपए का। तो हर पंचायत को ये जो होना चाहिए था 25 लाख रुपए, अब उसको होल्ड कर दिया गया है। पहले ये होना चाहिए था लेकिन इसको होल्ड कर दिया, रोक दिया गया है कि अब ये पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनकी टर्म्स यहाँ पर ख़त्म हो गई है ना। अब उनका टेन्योर खत्म हो गया तो वो एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर काम नहीं कर सकते। अगर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं तो आपको
कोई हक नहीं है कि आपके लिए यहाँ पर पैसा दिया जाए, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर है कि इससे फंड में बहुत बड़ी समस्या आएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि है रिमेनिंग इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। अभी के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बहुत कम है और उनमें से भी बहुत कम ऐसे हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। रफली 20 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डेवलपमेंट काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनती हैं आपकी लद्दाख के अंदर भी, हर यूटी के अंदर, और इनमें से रफली 20 ऐसे लोग हैं जो MP बने हुए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो आप देखेंगे कि पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर से एक तो लोकल रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया है, ऊपर से वहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो यहाँ पर और जो रिप्रेजेंटेटिव गए भी हैं वहाँ पर यानी कि पार्लियामेंट के अंदर, वो भी काफ़ी कम है। तो कहीं ना कहीं एक इमीडिएट गैप दिखाई दे रहा है लोकल इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जम्मू कश्मीर में, जो कि एक चैलेंज को पोज करता है गवर्नेंस के सामने कि वो इस स्ट्रक्चर को, गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर कैसे बनाएं, राइट। तो ये एक चैलेंज यहाँ पर आ जाता है। डिले हो रही है इलेक्शन कंडक्ट करने में, जबकि जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो और ज़्यादा अनसर्टिनिटी दिखा रही है कि कब जाके वो पूरी होगी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि यहाँ पर है जीएसटी कलेक्शन के लिए बात करें। जीएसटी कलेक्शन रिवील ए डिसोनेंस इन कंजप्शन ग्रोथ अक्रॉस स्टेट। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर PYQs हमेशा ऐसे आते ही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। GS पेपर 3 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, उसी के ऊपर जो 2019 में जो रिसेंट का PYQ यहाँ पर आया था वो बात कर रहा था कि इस कंटेक्स्ट में जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, डिस्कस कीजिए कि रेवेन्यू एडिक्वेंसी क्या है स्टेट्स के अंदर, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज क्या सभी गुड्स की हो पाती है, नहीं हो पाती है, मिनिमम एग्जाम्पशंस की बातें यहाँ पर पूछी गई थी। हम आर्टिकल को थोड़ा समझते हैं कि आर्टिकल क्या बोल रहा है। देखिए बहुत सारे ना कंसर्न आ रहे हैं, चिंताएं आ रही है कि कैसे जो कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न है, जो लोग स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज का लेके पहले 3 क्वार्टर का 2023 से क्या जो पहले 3 क्वार्टर हैं उनका जितना भी खर्च का कंज्यूमर्स का यहाँ पर देखा गया, उनका जो पैटर्न निकाला गया, देखिए एनालिसिस किया गया है, इसको पूरे अच्छे तरीके से पैटर्न निकाला गया है इसका। तो वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये जो कंज्यूमर ग्रोथ हो रही है कंज्यूमर्स की, कि लोग ज़्यादा चीज़ों को खरीद रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है स्टेट टू स्टेट, यानी अलग अलग स्टेट का जो ये डाटा है और जो ग्रोथ है वो अलग है। देखो ये तो होना ही था, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप यूनिफॉर्मली हर चीज़ हर स्टेट में ऐसा हो सकता है। तो हम देखेंगे कि जो काफ़ी ज़्यादा टॉप स्टेट है यहाँ पर, उनको हम देखेंगे कि यहाँ पर गुजरात एक ऐसी स्टेट है जिसमें अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है, फिर वेस्ट बंगाल के अंदर बढ़िया यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिर आंध्र प्रदेश AP के अंदर भी आप यहाँ पर अच्छा इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। लेकिन और जो एक डजन स्टेट है उन्होंने वीकर ग्रोथ यहाँ पर देखी है, उनकी ग्रोथ काफ़ी वीक है। जैसे कि हायर ग्रोथ में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश यहाँ पर 18% ग्रोथ दिखा रहा है, महाराष्ट्र भी यहाँ पर 18 समथिंग दिखा रहा है, हरियाणा, कर्नाटका, UP, तमिलनाडु, तो ये सारी स्टेट हैं जो हायर ग्रोथ दिखा रही हैं। लेकिन जिनका थोड़ा सा कम हुआ है, हालांकि ये ग्रोथ भी कम नहीं है, गुजरात के 9.5 है, वेस्ट बंगाल 9.8, ओडिशा 10.7, लेकिन और जो स्टेट्स हैं उनसे ये अच्छी होते हुए भी एज कम्पेयर टू जो हायर है, क्योंकि इन स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये कुछ भी यहाँ पर कर सकती है, दिखा सकती है। पोटेंशियल हाई होने के बाद भी कहीं ना कहीं ग्रोथ अनइवन यहाँ पर दिखाई दी है। अब हम देखते हैं इसको माइंड मैप की मदद से कि क्या चीज़ें हमें समझाने की कोशिश की गई है। पहली चीज़ें क्या बात करें यहाँ पे कि ये जो GST कलेक्शन हुआ है उसके अंदर अनइवन कंजप्शन ग्रोथ है, वो हम समझ चुके हैं। पहली चीज़ है डिक्लाइन हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर। देखिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के बारे में सबको पता होगा, यहाँ पे उसकी तरफ से यहाँ पर एस्टिमेट लगाया गया है कि इस साल का जो PFECE है वो यहाँ पर पीरियोडिक फोर्स जो होता है आपका कैपिटल के अंदर, वो काफ़ी ग्रो हुआ है, लेकिन वो मियरली 4.4% से ही ग्रोथ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम ये पूरा डाटा 2002 से लेकर और आज के 2020-21 तक का डाटा देखें, 2022 तक का, तो ये उन सब में सबसे कम है। यानी ये ग्रोथ पहले ज़्यादा होती थी, अभी क्या है, कम हुई है। तो ये एक डाटा निकला है। फिर रिकवरी के बाद Q1 के अंदर यहाँ पर 6% की ग्रोथ दिखाई गई थी 2023 के अंदर, राइट। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो रही है अभी भी, क्योंकि डिक्लाइन कितने से हुई है, 3.1% से यहाँ पर डिक्लाइन देखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट जो कि बात कर रहा है इंक्रीज इन GST रेवेन्यू डिस्पाइट वीक कंजप्शन ग्रोथ। देखिए कंजप्शन कम हो रहा है, खर्चा जो है
लोग चीज़ों को कंज्यूम कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीएसटी जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कलेक्ट हो रहा है, वो उसकी ग्रोथ में फिर भी हाईनेस है। अब देखिए, मान लीजिए इसको इजी बनाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास 10 रुपये हैं, बहुत ईजी है, 10 रुपये सब समझ पाते हैं। वो 10 रुपये में से आपने 5 ही रुपये खरीदे, ठीक है, लेकिन ये तो कम हो गया। पहले जो लोग थे वो 5 की जगह 7 रुपये खरीदते थे, कोई ग्रोथ जो थी। अब हमारे पास जो सरकार के पास पैसा गया, जीएसटी में गया, गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स उन्होंने फ़ायदा उठाया, फिर सर्विसेज में टैक्स भरा, तो सरकार के पास यहाँ पर सिर्फ 2 रुपये गए। लेकिन ग्रोथ जीएसटी इन कलेक्शन में क्यों हो रही है? क्योंकि पहले जहाँ 10 रुपये को 10 लोग ही यहाँ पर खर्च कर रहे थे, अब इसको 20 पीपल कर रहे हैं, और 20 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर टैक्स भी भरने लगे हैं सरकार के पास। तो ये ग्रोथ तो बढ़ रही है कि लोग तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका कंज्यूम्शन का रेट यहाँ पर और सालों से डिक्लाइन हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट है। आई होप थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि डिस्पैरिटी है स्टेट वाइज कंज्यूम्शन के ट्रेंड्स में। वो ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पे एक आपकी मैं बोलूँगी कि इकोनॉमिक एनालिसिस किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा, और उन्होंने स्टेट वाइज जीएसटी के कलेक्शन को, रेवेन्यू को यहाँ पर इस पूरे ईयर में दिखाया है। तो कुछ स्टेट जो गुजरात, वेस्ट बंगाल जैसी है, उनको यहाँ पर थोड़ा सा वीकर ग्रोथ की तरह दिखा दिया है। और वाइल ओवरऑल जीएसटी रेवेन्यू एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री दिखा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वो मैं ऑलरेडी 20-20 करके आपको बताया। लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो अभी भी वीकेंड ग्रोथ में है, तो थोड़ा हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ना पैराडिगम, ये जो मैंने एक आपको समझाया है कि जीएसटी तो बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ रही, ओवरऑल ग्रोथ डिक्लाइन में जो पहले होती थी उससे कम है। अब ये सवाल आपका मेंस के लिए तो आप सोचेंगे कि मैम इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन प्रीलिम्स में हमेशा ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही आपको पूछे जाते हैं, तो इट्स प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लेसन फ्रॉम द जापान एयरलाइन इंसिडेंट। ये मैंने इस तरीके से इसको बनाया हुआ है मेंस के पीवाईक्यूज में। एविएशन प्रोफेशनलिज्म विच इंडिया मस्ट ड्रॉ फ्रॉम, लिखा गया है कैप्टन ए मोहन रंगाथनम के द्वारा। देखिए, खुद एयरलाइन इंस्ट्रक्टर पायलट रह चुके हैं, एविएशन सेफ्टी के एडवाइजर भी रह चुके हैं, और फॉर्मल सिविल एविएशन सेफ्टी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हो चुके हैं। ये इनके ऊपर अभी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये घटना को बताएंगे, फिर एविएशन के स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे, सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। हमारे लिए इसी वजह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सवाल हमने 2018 के मेंस में देखे हैं, जहां पर हमसे सवाल पूछा गया है कि क्रिटिकली एवेल्युएट कीजिए करंट एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या है इंडिया के अंदर। उसी से नेक्स्ट ईयर 2019 में फिर से इससे रिलेटेड एक सवाल आया, जो कि बात कर रहा है कि जो ग्रोथ हो रही है एविएशन इंडस्ट्री की हमारे इंडिया के अंदर, वो क्या ऑप्टिमम सेफ्टी के पैसेंजर का यहाँ पर ध्यान रखती है? अगर ऐसा है तो बताइए। तो हम देखते हैं कि अभी इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री बहुत ही रैपिड ग्रोथ कर रही है कुछ सालों से। वाइल ये जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव तो है, उससे इकोनॉमी के ऊपर तो पॉजिटिव इम्प्लीमेशन हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो सेफ्टी का क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमेशा यहाँ पर सेफ्टी के ऊपर सवाल उठते हैं, रेगुलेशन के ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठते हैं कि रेगुलेशन यहाँ पर किस प्रकार से हो रहा है। उसके अलावा प्रॉब्लम्स है सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेके कि ट्रेनिंग यहाँ पर इनएडिक्वेट है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं ली गई है। इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है जब रिपोर्टिंग होती है किसी चीज़ की, कोई एक्सीडेंट होते हैं, रिपोर्टिंग में यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है। उसके अलावा फिर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसमें भी उसका भी स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा हाई नहीं है। यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, तो इसीलिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बातें की गई हैं पूरे आर्टिकल में, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, वो हम बात करेंगे माइंड मैप के थ्रू। जस्ट पहले इंसिडेंट को देख लेते हैं कि किसको ध्यान में रखते हुए। देखिए, अभी जापान के अंदर एक दुर्घटना हुई है जो कि हुई थी 2 जनवरी को। 2 जनवरी को जापान का एक जापान एयरलाइन यानी कि JAL बस, यहाँ पर एयरबस बस थी जो कि थी A350। तो ये A350 जो है ये यहाँ पर 379 पैसेंजर को लेके इसका एक्सीडेंट हो जाता है, और जो खड़े प्लेन वहाँ पर थे उनके साथ, और इनमें से 5 लोगों की डेथ हो गई। तो अब ये क्योंकि इंडिया के अंदर भी ऐसा हो सकता है, तो हमें कैसे बचना चाहिए उस पर हम देखते हैं। चलिए, लेसन्स क्या लेने चाहिए इस इंसिडेंट से। पहला यहाँ पर बात की है मुर्फी लॉ इन एविएशन। ऑथर जो है बताते हैं कि मुर्फी लॉ नाम का एक, कहीं ना कहीं जैसे मोशन के लॉ होते हैं ना,
ऐसे ही हर चीज़ का कोई लॉ होता है कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी है बहुत सारी घटनाएं होने की, रॉन्ग होने की, तो द वन दैट विल कॉज द मोस्ट डैमेज विल बी द वन टू गो रॉन्ग। देखिए ये मुर्फी का लॉ बात करता है कि अगर कोई भी संभावना है कोई चीज़ें गलत होंगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर गलत हो सकती है। मान लीजिए 1 2 3 4 हमारे पास चीज़ें हैं और हमें पता है कि चारों कोई ना कोई गलत होंगी, तो मुर्फी लॉ ये बताने वाला है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा डैमेज करेगी ना, वही यहाँ पर टॉप मानी जाएगी कि वो गलत हुई है। मान लीजिए 3 चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से जो नुकसान था वो सबसे ज़्यादा होने वाला है कि डैमेज ये होगा, तो हमेशा इसको बचाने पे ध्यान देना चाहिए। ये बातें करता है मुर्फी का लॉ। तो इसी तरह के एग्जाम्पलीफाइड किया गया है कि जो इंसिडेंट हुआ है एयरबस A350 का जापान एयरलाइंस में, वो एक बम्बार्डियर -8 में हुआ है जापानीज कोस्ट गार्ड के साथ में। तो इससे मुर्फी के लॉ को एविएशन के अंदर लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पहले ही यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे कि किस प्रकार से इनको रोका जा सकता है और कैटेगराइज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि है प्रोफेशनलिज्म इन जेल क्रू ट्रेनिंग एंड रिस्पॉन्स। डिस्पाइट जो भी डिवेस्टिगेटिंग यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, वो कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी इवैक्यूएशन को दिखाता है, क्योंकि फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लोग परेशान तो हुए, इतने ज़्यादा कस्टमर पैसेंजर थे जो उनको बचा लिया गया है, तो ये उनके डिसिप्लिन को दिखाता है। ये कहते हैं अगर इंडिया में ये सेफ्टी हो जाती है, इंडिया में ये दुर्घटना हो जाती, तो शायद जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही अलग आता और ज़्यादा लोगों की यहाँ पर फैटेलिटीज़ हो जाती, ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती, क्योंकि यहाँ पर जो जापान की एयरलाइन है उनके क्रू की ट्रेनिंग बहुत ही हाई एडवांस है, एक्सीलेंट क्रू ट्रेनिंग है, स्ट्रिक्ट अडेरियंस है, उनके सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को लेके पैसेंजर्स का वो ज़्यादा ध्यान यहाँ पर रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपेयरिंग रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट। देखिए जब हम कंपेयर करते हैं दोनों का कि एविएशन की अगर कोई गलती हो जाती है इंडिया में या फिर जापान के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि इंडिया को यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है, बहुत डिफरेंस है। तो जापान का जो ATC है, यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है आपका कमीशन, ये ATC यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट करता है हर छोटे चीज़ को, पीरियड को, अगर साइलेंस भी आ जाते हैं ना तो उसको भी ये यहाँ पर बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में जो साइलेंस का टाइम है, यानी कि जिसमें कोई भी बोल नहीं रहा है, उस टाइम को प्रोलॉन्ग्ड कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो गलत बात है कि आपको हर 1 सेकंड का पता होना चाहिए। फोर्थ हम चलते हैं जो कि है एयर इंडियाज अनरिपोर्टेड इंसिडेंट एंड ट्रेनिंग फ्लो। अब इसी को कंपेयर कर रहे हैं हम कि JAL को अगर एयर इंडिया के साथ कंपेयर करें, जो कि इंडिया की सबसे बिगेस्ट यहाँ पर एविएशन कंपनी है, तो बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं देखी गई है इंडिया के फ्लैगशिप एयरलाइन के अंदर एयर इंडिया में, जो कि अंडर द रग डाल दी गई, यानी कि उनके ऊपर कोई बात ही नहीं की गई, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड दिखाई दे रहा है इंडिया के एविएशन सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है द केस ऑफ मिक्स्ड फ्लीट फ्लाइंग। तो जो ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेस का, फिटीग का, फ्लाइंग डिफरेंट एयरक्राफ्ट मॉडल टाइप्स, ये सभी चीज़ें डेडली हो सकती हैं, जो कि पहले के कुछ पास्ट के एविएशन डिजास्टर्स हुए हैं उनमें भी देखा जा सकता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं जो आर्टिकल में यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जापान की अथॉरिटीज़ का कितना क्विक रिस्पॉन्स था। जब ये ऐसी दुर्घटना हुई, इंसिडेंट हुआ है, तो बहुत स्पीड से वो लोग आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंडिया की प्रैक्टिसेस में पहले नहीं देखी गई हैं जब एविएशन के साथ मिसहैप हुआ है। तो कंपेयर करते हैं दोनों सिचुएशंस को। फिर एयर इंडिया की ट्रेनिंग फ्लो पे बात किया जाए तो हमेशा ऐसा देखा जाता है कि पायलट को उनके एक्सपीरियंस के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, ओवरलुक कर दिया जाता है कहीं ना कहीं, और ट्रेनिंग रिकमेंडेशन दी जाती है कि प्रिवेंटेबल अगर ऐसे एक्सीडेंट हो सकते हैं तो वो भी यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत ही कम दी जाती है कि अगर ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। फिर मिक्स्ड फ्लीट फ्लाइंग की बात क्या है, बहुत सारे ऐसे फेटल इंसिडेंट हुए जिसमें लोगों की जान गई है, जैसे कि आशियाना एयरक्राफ्ट यहाँ पर बात करते हैं हम। तो आशियाना एयरलाइन का क्रैश होता है सैन फ्रांसिस्को के अंदर 2013 में। कहाँ है सैन फ्रांसिस्को? USA के अंदर। तो ये जो पायलट हुआ था, आशियाना इंडिया की एयरलाइंस थी, इसके जो पायलट थे उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस थे बहुत सारे एयरक्राफ्ट के, अलग अलग एयरक्राफ्ट थे, जैसे कि एक टाइम पे वो ये एयरक्राफ्ट उनको उड़ाने को दिया जा रहा है, एक टाइम पे उनको B एयरक्राफ्ट उड़ाने को दिया जा रहा है, एक टाइम को उनको बोला गया C को उड़ाइए आप। तो जब वो एक्सीडेंट हो रहा था तो वो कंफ्यूज हो गए कि कौन से एयरक्राफ्ट में कौन सी चीज़ें यहाँ पर कहाँ पे है और क्या किस तरीके से इनको हैंडल किया जा सकता है। तो इसी वजह से ज़्यादा हाई स्ट्रेस सिचुएशन हो जाती है। तो जो एक पायलट है उसको एक ही तरह का यहाँ पर एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए बोला जाना चाहिए।
कंक्लूजन में देखें तो इंडिया के देखिए बात करें तो ये जो इंसिडेंट इतने ज़्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड है, ट्रेनिंग की बात की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है कि ये सारी चीज़ें हमें बढ़ानी होंगी, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सॉल्यूशंस वही है कि इन प्रॉब्लम्स को जो प्रॉब्लम्स है उनका उल्टा करना शुरू करना होगा, हाई ट्रेनिंग स्टैंडर्ड बढ़ाने पड़ेंगे, सेफ्टी रेगुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंट बनानी चाहिए चीज़ों को और टाइमली रिस्पॉन्स करना होगा इंसिडेंट्स को। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन। देखिए स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन की यहाँ पर बात हो रही है जो कि आर्टिकल बात कर रहा है कि एज अ बूस्ट फॉर डिसेबिलिटी राइट, डिसेबिलिटी राइट्स के लिए एक बूस्ट की तरह दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले तो समझना होगा कि स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन एक्चुअली में है क्या, राइट। इसको लिखा गया है आर्टिकल और राहुल बजाज द्वारा और लेने फ्रेगवॉन्ट द्वारा, दोनों, एक अमेरिकन लॉयर है, दूसरे यहाँ पर मिशन एक्सेसिबिलिटी सीनियर फैसिलिटी नाम से लीगल पॉलिसीज को काम करते हैं। ऑथर में दोनों ही बोलते हैं, जो दोनों ही ऑथर है, कि स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये एक इफ़ेक्टिव टेक्निक हो सकती है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। जहाँ पर हम राइट्स की बात करते हैं, जो डिसेबल पर्सन हैं उनके राइट्स की यहाँ पर सवाल उठते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर भूमिका निभा सकता है। लेकिन फिर से चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन है क्या। जब आप लीगल वे में, लीगल अगर आपको कोई क्लेम करना है, मान लीजिए आपके किसी अधिकारों की यहाँ पर बात नहीं मानी जा रही है, तो आप लीगली क्या करेंगे, आप किसी के ऊपर केस करेंगे, राइट। केस करेंगे तो उनको फिर कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा, फिर कोर्ट दोनों की ही यहाँ पर गवाहों को, दलीलों को सुनेगा, उसके बाद कोर्ट कोई फाइनल फैसला देगा। लेकिन स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हैं नेगोशिएशन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म की तरह, कि अब आप यहाँ पर डायरेक्ट कोर्ट के अंदर नहीं जा रहे हैं, रेदर आप दोनों पार्टीज बाहर मिलते हैं और बाहर मिलकर नेगोशिएशन करते हैं कि देखिए मैं इतनी चीज़ों को मान जाता हूँ, आप भी चीज़ों को मान जाइए। और क्योंकि यहाँ पर क्यों हो रहा है डिसेबिलिटी राइट्स के लिए स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन, क्योंकि अलग अलग कंपनी से, अलग अलग जगहों से ये नेगोशिएशन किए जा रहे हैं, तो कितने सारे जुडिशरी के ऊपर यहाँ पर एक तरीके से बर्डन हो जाएगा अगर आप हर एक को ऐसा लेकर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप बाहर मिलके इसको कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए, राइट। तो ये एक तरीके का लीगल क्लेम होते हैं जिसमें लॉ सूट्स की यहाँ पर केस करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्लेम यहाँ पर लीगल रहेगा। कोलैबोरेशन होती है दोनों पार्टीज़ के बीच में, बिजनेसेस के बीच में, जो भी दिक्कत के ऊपर वो कंप्लेन कर रहे हैं उनके ऊपर वो अग्री होंगे और फिर मिलकर साथ में टुगेदर, एक साथ मिलकर वो यहाँ पर काम करेंगे। तो ये इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर नेगोशिएशन का मतलब होता है। चलिए अब यहाँ पर बात की जा रही है कि कैसे जो डिसेबिलिटी है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं यहाँ पर लोगों के लिए मिलजुल कर सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के थ्रू डिसेबल पीपल के लिए। तो इस तरीके से हम समझेंगे तो ये हमारे लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो जाएगी, लेकिन चलिए हम लेके आते हैं आपको फिर से माइंड मैप से, सो दैट ईजिली चीज़ों को ब्रेक डाउन करके समझा जा सके। तो पहला जो है यहाँ पर हम बात करेंगे द सक्सेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन की बातें की गई है। दोनों ही ऑथर यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि यूनाइटेड नेशन में अगर हम देखें तो बहुत सारे डिसेबिलिटी राइट्स के केसेस को यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड उसके अंदर देखा जा मतलब कि सोल्व किया जा चुका है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड जो नेगोशिएशन होती है उनके थ्रू यहाँ पर सोल्व किया जा चुका है और इसमें बहुत सारे सिस्टमेटिक चेंज लाए गए हैं। कैसे कैसे चेंज यहाँ पर देखेंगे सिस्टम के अंदर, जैसे कि जो स्टोरीज है, जैसे एटीएम वगैरह या फिर जो पीओएस डिवाइस होते हैं उनमें चेंजेस लाए गए हैं, पेडिस्ट्रेन बनाए गए हैं स्टोर के अंदर कि वो अपनी जो व्हील चेयर वगैरह है उनके साथ यहाँ पर जा सकते हैं, सिग्नल्स बनाए गए हैं उनके लिए, सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी दी गई है, इंट्रोड्यूस किए गए हैं बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन की बोटल्स वगैरह जो उनको मिल सकते हैं अलग से, और उन्हीं के लिए एडवांसिंग एक्सेसिबिलिटी वोटिंग सिस्टम भी बनाया गया है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर मॉडल को इसको लिया जा सकता है और इसी मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इंडिया के अंदर भी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है द विन विन सिचुएशन प्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन। ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है जब दोनों ही सर्विसेज की हम बात करते हैं। देखिए एक तो सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए भी ये फायदेमंद है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं देना पड़ रहा है, कोर्ट वगैरह में जाना नहीं पड़ रहा, लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है। वो अपने कुछ पॉइंट उनको लीगल सामने वाली बात होती है उनको बोलता है कि देखिए मैं तो इतना ही नेगोशिएट कर सकता हूँ, मैं तो इतनी ही चीज़ें कर सकता हूँ, सामने वाली पार्टी अपने कुछ पॉइंट्स रखती है कि ठीक है, और फिर दोनों पार्टी जब अग्री हो जाती है, दोनों पार्टी मान जाती हैं कि ठीक है हम इतना करेंगे, तभी उसके ऊपर कुछ फैसला होता है।
तो कहीं ना कहीं जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस दे रहा है, उसकी यहाँ पर कॉस्ट, उसका जो खर्चा है वो यहाँ पर बच जाता है। दूसरी बात, अगर आप लिटिगेट करेंगे, देखिए ये भी तो है ना कि अगर किसी कंपनी के ऊपर, किसी जगह के ऊपर, संस्था के ऊपर कोई केस हो जाता है तो उनकी जो आपकी पब्लिक इमेज है वो भी तो यहाँ पर खराब हो जाती है ना। तो आपकी पब्लिक इमेज भी यहाँ पर बची रहती है, यानी कि आपकी जो नुकसान है, इज्जत को जो नुकसान है वो यहाँ पर नहीं होगा। तो इट्स विन विन सिचुएशन हो जाती है दोनों के लिए ही, क्योंकि जो काम करवाना चाहते हैं उनको उनका काम हो जाता है, और जो करवाना दे रहे हैं उनके लिए पैसा बच जाता है, इमेज ठीक रहती है। इसी वजह से जो इंडिविजुअल है, जो डिसेबिलिटीज़ है जिसको, वो बैरियर फ्री पार्टिसिपेशन कर सकता है मार्केट प्लेस के अंदर। लीगल फ्रेमवर्क के वगैरह से उसको गाइडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है इसके लिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के जो ट्रेडिशनल मेथड्स है ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, वो कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड जो प्रोसीजर है, ब्यूरोक्रेसीज है, उनकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा बाधा आती है। एक तो हमें पता है कि हमारी जुडिशरी कितनी ज़्यादा यहाँ पर ओवरबर्डन है, कितने ज़्यादा केसेस जुडिशरी में ऐसे हैं जो एक साल के अंदर यहाँ पर पूरे हो ही नहीं सकते, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इनोसेंट पीपल होते हैं जो जेल में भी बंद हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनका केसेस को सुनने में भी यहाँ पर 3-3, 4-4 साल का टाइम लगता है। ऊपर से जुडिशरी के अंदर क्या है, जजेस की कमी है, जज बहुत कम है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी अप्रोच को एड करने के लिए, मदद करने के लिए कुछ को इन्फोर्समेंट किया गया है। जैसे कि क्या किया गया है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो ये एक्ट आपको पता होना चाहिए, राइट टू पर्सन। तो ये जो राइट है, ये जो एक्ट बनाया गया है, ये ऑगमेंट किया जा सकता है इसके अंदर की जो चीफ कमिश्नर होगा फॉर पर्सन एंड डिसेबिलिटी, यानी कि आपको कोर्ट में जाने की कोई बात ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, चीफ कमिश्नर के पास यहाँ पर चले जाइए। तो ये भी यहाँ पर देखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी डिमांड कॉन्स्टेंट रिसिलियंस एंड यूज़र फीडबैक। जो डिजिटल सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं सभी को, उसके क्या फ़ायदे हैं ना कि डिजिटल सर्विसेज में तो आप बेसिकली जो डिसेबल पर्सन है वो भी इनको ग्रहण कर सकते हैं। फिर रियल टाइम उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है। जो भी सर्विसेज यहाँ पर दी जा रही है उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है मॉनिटरिंग के लिए, सर्विलेंस के लिए। उसके बाद जो यूजर यहाँ पर है उनसे फीडबैक रियल टाइम का लेना चाहिए कि आप बताइए आपको ये सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई है क्या ये आपके लिए ठीक थी, क्या जो आपकी नीड है उनको ये पूरा कर पाई है, तो फीडबैक दिया जा सकता है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन काफ़ी एक एवेन्यू प्रोवाइड करवा सकता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डायरेक्टली एड्रेस कर सके जितने भी यूज़र के कंसर्न है, जो भी उन सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, और जो जो उसमें प्रॉब्लम्स है, फिक्स है, उनको वो फिक्स कर सकता है, राइट। प्रॉब्लम्स का पता चलेगा। तो ये चीज़ें हैं। फिर कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स अगर हम देखें इसी का नेगोशिएशन से रिलेटेड, तो एक एग्जाम्पल है पेटीएम का। देखिए पेटीएम क्या है, खुद में एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन, एक सर्विस प्रोवाइड करवाता है। आप पेटीएम के थ्रू क्या कर सकते हैं, पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, तो एक सर्विस प्रोवाइडर है। अब इनके ऊपर क्या लगा कि ये इनएक्सेसिबल है, क्योंकि जब कोई CCPD वाला किसी को डिसऑर्डर है, मान लीजिए कोई देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो वो तो इस सर्विस का यूज़ नहीं कर सकता। इनके ऊपर ये बात लगी कि वो इनएक्सेसिबल है। तो इसी वजह से उन्होंने कांस्टेंट विजिलेंस लिया, फीडबैक लिया, और उसी पर सॉल्यूशंस यहाँ पर लाए, और उन्होंने अपना जो एक बोल कर करने वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की हैं। तो ये एक बेनिफिशियल चीज़ है जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है अलग अलग सर्विस सेक्टर के अंदर। और एट द एंड हमें क्या करना चाहिए कि अगर ऐसा कोई सवाल आ भी जाता है, आपसे पूछा जाए कि आप क्या क्रिटिकली एनालाइज करना चाहते हैं, आपको कैसा लगता है, तो हमें समझ में आनी चाहिए कि देखिए बहुत सारे जो सक्सेस है किसी भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मॉडल की, वो ज़्यादातर जो सर्विस प्रोवाइडर है ना वो कितना ज़्यादा अपनी सर्विस को प्रियोरिटी देता है उस पर डिपेंडेंट करती है। तो ADR यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगा, ज़्यादातर सर्विस प्रोवाइडर पर। अगर वो नहीं मानता है तो आप केस कर सकते हो, फिर तो कोर्ट और जो आपकी
बेसिकली जो भी उसको नहीं चाहिए होगा तो कोर्ट में केस जाएगा, फिर तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो क्या होगा। तो इसी वजह से अगर वो मान जाते हैं, जो कि 90% टाइम पे पीपल मान ही जाते हैं, तो उनके जो बिजनेस एंटिटीज़ है उनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि उनके एक तो इकोनॉमिक पोटेंशियल बचेगा, ऊपर से जो डिसेबल्ड यूज़र है वो कहीं ना कहीं अलग से उनके पास और लोग भी तो आ रहे हैं ना, तो वैसे भी उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है ये कि उनका तो जो यूज़र बेस है वो यहाँ पर बढ़ जा रहा है। तो इट्स बेनिफिशियल दोनों के लिए ही। तो ऐसे स्टेप को आगे लेके जाना चाहिए, बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप ये कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर बात कर रहा है कि कुछ नीड पे हमने बात करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से जो वॉइस क्लोनिंग है, यानी कि आपकी वॉइस की कॉपी कर ली जाती है, क्लोन कर लिया जाता है सेम टू सेम, जैसा मैं यहाँ पर वॉइस कर रही हूँ या बोल रही हूँ, इन्हीं शब्द को एक कंप्यूटर के अंदर डाल दिया जाएगा, एआई के अंदर डाल दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि सेम अब इस वॉइस का जो भी इसके कंपोनेंट है उसको कॉपी कर लो। अब वो मेरी वॉइस को कॉपी कर लेंगे, अब इस वॉइस में जो भी वर्ड्स लिखे जाएंगे वो कंप्यूटर सेम मेरी वॉइस में बोल देगा। ये होता है वॉइस क्लोनिंग। हालांकि मैंने कोई ऐसे शब्द नहीं बोले हैं, क्योंकि अब जो भी वर्ड्स, जो भी सेंटेंस आप उस कंप्यूटर में डालेंगे या आपके जो भी वो एआई का एक सॉफ्टवेयर है, उसके बाद में उन सभी को वो मेरी वॉइस में बोलेगा और सामने वाला ये पहचान नहीं पाएगा कि ये इस इंसान ने बोला है या किसी मशीन ने बोला है, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तो इसी वजह से ये बहुत सारे कंसर्न यहाँ पर राइज हो रहे हैं। क्या ऐसे क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? पहली बात तो जीएस पेपर 3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही यहाँ पर हम बोल सकते हैं इवेल्युएशन है कि वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, एलिवेट कर चुकी है कि जिसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं जीएस पेपर 3 में। फिर इसी से रिलेटेड यहाँ पर हम देख सकते हैं 2020 में कुछ सवाल आया था, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल आया था कि कैसे वो जो साउथ एशियन इकोनॉमीज है उनकी ग्रोथ को बढ़ा सकती है और रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकती है एक थ्रेट की तरह एथिकल गवर्नेंस में। तो क्योंकि यहाँ पर भी ये जो वॉइस क्लोनिंग है ये एक एआई का थ्रेट ही है, और अब कितने टाइम से, लगातार 3 महीने से मैं आप लोगों को यहाँ पर न्यूज़पेपर का एनालिसिस दे रही हूँ, और लगातार 3 महीनों से ही हमें डीप फेक की बातें समझ में आ रही है, एआई पर रेगुलेशंस हो रहे हैं, एआई के ऊपर अलग अलग सबमिट किए जा रहे हैं, अलग अलग कंट्री इनको रेगुलेट करने आ रही है, बार बार इसके थ्रेट को दिखा रही है। ये क्या दिखा रहा है कि एक चीज़ इतनी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्या वो हमारे मेंस के लिए रेलिवेंट नहीं है? बहुत रेलिवेंट हो जाती है। तो चलिए इसको समझते हैं फिर से हम माइंड मैप के थ्रू। देखिए जो ये पोटेंशियल है कि किसी की एआई की वॉइस को क्लोन कर दिया जाता है, ये बहुत ही लाइमलाइट में आ गया है, क्योंकि एआई जो है एक जनरेटेड सॉन्ग यहाँ पर बना दिया है। एक फेमस आर्टिस्ट थे, उनको अम्यूज़ कर दिया है कि उनकी आवाज़ में ही किसी ने गाना गा दिया और उनको पता ही नहीं है कि ये सॉन्ग किसने गाया, उसने तो गाया ही नहीं है, लेकिन कोई बता भी नहीं पा रहा है कि उन्होंने नहीं गाया है। तो ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं काफ़ी निफेरियस एप्लीकेशन दिखा रही है, जो कि स्कैम्स को यहाँ पर बढ़ा सकती है, जालबाजी जो होती है उसको यहाँ पर ये बढ़ा सकती है, और ऑब्वियसली बढ़ा ही रही है। हाउएवर इस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन एआई वॉइस क्लोन स्कैम जो है वो काफ़ी अलार्मिंग राइज से यहाँ पर बढ़ रहा है, और ख़ासकर इंडिया की पोजीशन इसमें और भी ज़्यादा वनरेबल दिखाई देती है, क्योंकि नियरली जितना ग्लोबल का एवरेज यहाँ पर आता है, ग्लोब आप क्या बोलते हो कि ग्लोब के अंदर एवरेज अगर हम निकालते हैं कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं 50, हमने मान लीजिए एवरेज निकाल लिया कि यहाँ पर 50 लोगों का हर एक कंट्री में हर एक जो वो है वो 50 लोगों की यहाँ पे वॉइस क्लोन हो रही है। अगर इंडिया में देखेंगे तो वो 100 है, क्योंकि ग्लोब के एवरेज से यहाँ पर डबल इंडिया का डाटा निकल कर आया है। किसने निकाला डाटा वो मैं आपको बताऊंगी। मई के अंदर एक रिपोर्ट छपती है जो कि ग्लोबल एवरेज से ही छापी जाती है 2020 में, तो अभी तो ये और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। इंडिया देखते हैं कि क्यों इंडिया एक प्राइमरी टारगेट हो जाता है एआई वॉइस स्कैम्स के लिए। लगभग 47% ऐसे सर्वे किए गए हैं इंडियंस के, जिनमें इंडियंस ने एक क्लेम किया है वो कहीं ना कहीं एआई वॉइस स्कैम में फंसे हैं। कहीं ना कहीं देखिए परसों भी ये न्यूज़ आई हुई थी जहाँ पर हमने डिजिटल किडनैपिंग की बात की थी, राइट, डिजिटल किडनैपिंग। तो ऐसे ऐसे शब्द जो है आपको ये बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, खासकर प्रीलिम्स में ऐसे शब्दों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो डिजिटल किडनैपिंग के साथ साथ एआई की एक वॉइस क्लोनिंग की वजह से एक औरत होती है, उनके पास यहाँ पर वॉइस भेजी जाती है, बोला जाता है कि आपका बच्चा किडनैप हो गया है, हालांकि वो ठीक थे, और डिजिटल किडनैपिंग थोड़ा अलग कंसेप्ट है। लेकिन आप सोचिए कि लगभग ऐसे जो भी यहाँ पर विक्टिम बने उनमें से 47% इंडियंस ऐसे हैं जो लोग ये बोलते हैं कि उनके साथ स्कैम इसी वजह से हुआ है क्योंकि किसी जानने
सामने वाले की वॉइस में उनको फ़ोन किया गया, मैसेज किया गया और उन्होंने या तो पैसे भेज दिए या फिर जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर दे दिया। और ग्लोबल का एवरेज अगर कोई विक्टिम बनता है तो उसमें ये सिर्फ 25% निकल कर आता है, खासकर फ्रॉड्स वगैरह में। तो ऐसे स्कैम्स के अंदर एक कहीं ना कहीं इम्पर्सनेट कर दिया जाता है, नकल उतार ली जाती है बिल्कुल फेमिलियर वॉइस की, जो कि फैमिली मेंबर भी हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, और टारगेट किया जाता है मनी को यहाँ पर कि आप ये ऐसा कुछ हो गया, पैसे भेज दो हमारे पास, और वो लोग उसी नंबर पे पैसे भेज भी देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वनरेबिलिटी कितनी है इंडियंस के यहाँ पर। देखिए इंडिया जो है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा सस्पेक्टिकल यहाँ पर दिखाई देता है, ससेप्टिबल यहाँ पर है स्कैम्स को लेके। देखिए मैककेफे की एक रिपोर्ट आती है और वो बोलते हैं कि 66% इंडियंस ने ये बात को एडमिट किया है कि उनके पास ऐसे रिस्पॉन्ड आए हैं अर्जेंट फाइनेंशियल हेल्प को लेके कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, जल्दी रिक्वेस्ट भेजो, और वो भी किसी नॉन पर्सन से। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये क्या हो रहा है, ये जो एस्पेक्ट है कि एक्सप्लॉइट किए जाते हैं फ्रॉडस्टर के द्वारा, यानी कि जो फ्रॉड कर रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अर्जेंसी ला देता है कि टेक्नोलॉजी जो है इसके ऊपर कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए। टेक्नोलॉजी के इम्परफेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट हम देखेंगे जो कि है क्रिएटिंग वॉइस क्लोन्स। तो क्रिएटिंग वॉइस क्लोन स्कैमर क्या करते हैं कि वॉइस के क्लोन को क्रिएट कर देते हैं, फिर उसको एज एक ऑडियो क्लिप बनाकर टारगेट इंडिविजुअल को ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू भेजते हैं। ऑनलाइन उनको भेजा जाएगा, राइट। कभी कभी ये रिजेंबल करता है, कभी कभी स्पीचिफाई, जैसे यहाँ पर आपके कुछ सॉफ्टवेयर है जिनका यूज़ किया जाता है, स्पीचिफाई, यहाँ पर मर्फ नाम के सॉफ्टवेयर हैं जिन पर आप ऐसा कुछ बना सकते हो कुछ पैसे वगैरह दे के पहले, और ये सारे जो है बिल्कुल रेप्लिकेट कर देता है आवाज़ को। और थोड़ी थोड़ी यहाँ पर कभी कभी ओकेजनल डिस्टॉर्शन रहती हैं जिससे आप समझ भी सकते हो कि नहीं ये आवाज़ रियल नहीं है, लेकिन उतना ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। इनोटेशंस के अंदर प्रॉब्लम रहती है, इसी वजह से लोग टिपिकली ऐसे जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड टूल है इनको खरीद लेते हैं, आप फ्री ट्रायल के करके इसको ऐसे बुनियादों पे काम करते हैं, और लोग जो होते हैं वो इन स्कैम्स के अंदर फंस जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि है रेगुलेशन के ऊपर, कि रेगुलेटरी चैलेंजेस भी तो बहुत दिखाई देते हैं ना। जब पब्लिक अपील की यहाँ पर बात हो रही है तो कैसे हम उसको रोकें। फिर यहाँ पर है कि यूटिलाइजेशन हो रहा है AI वॉइस का, जो कि मेजर जो टेक कंपनीज है वही यहाँ पर कर रही हैं। तो देखिए जैसे मेजर टेक कंपनीज देखें तो मेटा और एप्पल के ऊपर ऐसा माना जा रहा है कि वो अपने जो यूज़ है उसको एक्सप्लोर कर रही है कि किस प्रकार से वो वॉइस में आपकी फीडबैक देते हैं, उनकी जो सफारी वगैरह उनको, जैसे मेटा का सेमलेस M40 यहाँ पर जनरेट कर सकता है न्यूमेरियस लैंग्वेजेस में जो भी कोई बात कह रहा है, जबकि एप्पल का iOS 17 है उसके अंदर एक वॉइस क्लोनिंग फीचर पहले से ही दिया गया है, ताकि अगर कोई जो लोग हैं जिनकी वॉइस यहाँ पर लूज़ हो चुकी है तो वो किसी भी कारण की वजह से उसको डीजनरेट यहाँ पर किया जा सके। तो ऐसे ऐसे कंपनीज भी ऐसे काम कर रही हैं। तो हालांकि ये पॉजिटिवली कुछ कामों को कर रही हैं, लेकिन जब ये इस चीज़ को पॉजिटिवली लेकर आते हैं कोई भी चीज़ को, तो फ्रॉडसर और जो स्कैमर्स है वो इनका काम यहाँ पर नेगेटिवली तरीके से यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि बात कर रहे हैं रेगुलेटरी चैलेंजेस के ऊपर। तो अपील लगाई जा रही है कि देखिए जो पेस है, जिस स्पीड से ये AI का पोटेंशियल हो रहा है, AI के खतरे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो रेगुलेटर्स हैं उनको पीछे छोड़ चुके हैं। क्योंकि रेगुलेटर कौन होता है? जो नियम और कानून बनाए, जो बोले कि इनकी सज़ा क्या होगी। वो तो ऐसा कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, उन्होंने तो ऐसा कुछ बनाया नहीं है, लेकिन ये फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से जो जैसे कि FTC ने एक वॉइस क्लोनिंग चैलेंज यहाँ पर प्रस्तुत किया है सभी के सामने। उन्होंने बोला है कि देखिए प्लीज़ पूरी पब्लिक को कि वो आइडेंटिफाई करे और मॉनिटर करे कि उनकी वॉइसेस यहाँ पर कहीं पे क्लोन तो नहीं हो गई हैं। और इसी वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि रूल्स बनने चाहिए, ताकि जो डिटेक्ट कर सके जो भी धोखे से बनाई हुई आवाज़ें हैं उनको डिपिक्टिव किया जा सके। वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर ऐसा भी होना चाहिए कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसके अंदर कोई एक मैसेज को किसी चीज़ को डालेंगे तो वो बोल देगा कि ये AI द्वारा बनाया हुआ है या फिर ये रियल टाइम की वॉइस है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बनना चाहिए। रेगुलेशंस को यहाँ पर रूल्स एंड कानून वगैरह, एक्ट वगैरह यहाँ पर लेकर आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ रहा है। चलिए अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है IIT दिल्ली टीम मेक्स फर्स्ट हाई रिस्क
लैंड स्लाइड राइज रिस्क मैप फॉर इंडिया। देखिए मेंस के अंदर ये पहले आए हुए हैं 2013 में हम देखते हैं, जो कि लैंडस्लाइड के ऊपर बात करें कि किस तरीके से इवोल्यूशन करती है वो रिवर्स वगैरह को बनाने में। नेक्स्ट हम देखते हैं 2016 का जो ये है वो बिल्कुल सेम इसी चीज़ पे बात कर रहा है कि कैसे इंडिया में एक मैप बनाने की ज़रूरत है और उसका क्या रोल हो सकता है। तो पहली बार यहाँ पर IIT दिल्ली के एक प्रोफेसर है जिनका नाम है मंदेरा सहारिया, उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर है, काफ़ी सालों पे मेहनत करके यहाँ पर एक मैप को तैयार किया है। ये मैप क्या है? देखिए पहली बात तो हमारे पास बहुत कम डाटा होता था। मान लीजिए अब आपका इंडिया कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, राइट। अगर हम जाए तो इंडिया के मैप को कुछ इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बहुत ही इतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन चलिए जो भी है ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हम ऊपर वाला ये एरिया देखते हैं, हमें पता है कि लैंडस्लाइड ज़्यादातर यहीं पे होती है, उत्तराखंड, हिमाचल, आपके इन सभी चीज़ों पे ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलती है, असम, सिक्किम। तो ये जो लैंडस्लाइड होती है क्योंकि ये लोकल पॉपुलेशन में बहुत कम होती है, 1% के एरिया के ऊपर होती है, 1 से 2% लोगों को ये इफेक्ट करती है, तो इसका डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा कभी था नहीं। लेकिन अब एक बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ की गई है यहाँ पर IIT दिल्ली की तरफ से कि उन लोगों ने 1.5 लाख जितने भी लैंडस्लाइड पहले हुए हैं तो उनको यहाँ पर इकट्ठा किया है, राइट, कलेक्ट किया है, और उसी के हिसाब से उन्होंने एक मशीन के अंदर, मशीन जो यहाँ पर और ज़्यादा एनालाइज कर सकती है, उसके अंदर अपने डाटा को डाला और लगभग 100 मीटर तक अब ऐसे एरियाज़ को बनाया गया है पूरे इंडिया के लोकेशन पे कि कौन सी ऐसी जगह या 100 मीटर तक की उसकी जो मिट्टी वगैरह उसको ध्यान में रखते हुए कि जहाँ पर आने वाले समय के अंदर यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकती है, कितने टाइम में होगी वो भी यहाँ पर एवरेज बता दिया जाएगा। तो ये डाटा बनाया गया है जो कि अभी बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर हम मिटिगेट करना चाहें कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है और उसको होने से रोकना है, नहीं होने देना है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक ये प्रूफ हो सकता है। अभी क्या ये मैप आ गया है? मैप आ गया होता तो मैं आज आपको ज़रूर ये दिखाती, लेकिन ये आएगा, ये फरवरी के अंदर 2024 में पब्लिश होने वाला है एक जर्नल के अंदर जो कि है कटेरा नाम से, कटेरा। तो इस जर्नल के अंदर ये आएगा और जब ये आएगा तो मैं आप लोगों के पास इसको जरूर लेके आऊँगी। GS पेपर 3 के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल सवाल आ सकता है क्योंकि काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है और आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ बन चुका है। तो चलिए यहीं पे आज जो हमारा आर्टिकल और जो न्यूज़पेपर है दोनों ही एंड हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जो भी अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं, एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।